पाल वंश तुम क्लास हो गई थी ना, पाल वंश की पूरा कंप्लीट हो गया था। हेडिंग लो प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार। राजकूट हुआ नहीं है? ए बेहोश, अपनी बेहोशी को त्यागो। बहुत बढ़िया। मोटा मोटा टाइम लिखें तो 736 से 1030, क्योंकि हमें देखो, समझो मेरी बात पहले। भारत में जब हर्षवर्धन का साम्राज्य था, तो हर्षवर्धन के साम्राज्य का विघटन कब हुआ? यानी हर्षवर्धन की डेथ कब हुई है? 647, यानी 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद, 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी आफ्टर द 650 एडी। उत्तर भारत में कई सारे छोटे छोटे साम्राज्य अस्तित्व में आ गए थे। ठीक है, कौन कौन? जैसे पाल हो गए, जैसे प्रतिहार हो गए, जैसे राष्ट्रकूट हो गए, जैसे चालुक्य हो गए। ये सब छोटे छोटे साम्राज्य पूरे भारत पर स्थापित हो गए। तुम ये देखो कि उत्तर भारत का जो साम्राज्य है वो किसके अंडर में था? हर्षवर्धन के अंडर में। मेरी बात याद कर पा रहे हो? हर्षवर्धन का डिक्लाइन जब हुआ तो कन्नौज पर आयुध वंश, है ना, यहां पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, यानी उत्तर भारत छोटी छोटे साम्राज्य में बढ़ गया। ऐसे में क्या हुआ? इस जगह के लिए इन तीनों ने लड़ाई शुरू कर दी, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जान रहे हैं। ठीक, मुद्दा यह है कि प्रतिहार जब गुर्जर प्रतिहार की बात हो रही है, तो यहां से 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, किसके बाद से? 650 एडी के बाद से एक नया शब्द आएगा प्राचीन भारतीय इतिहास में, जिसे हम राजपूत कहेंगे। हाँ, अभी तक पूरा समाज किसमें बटा हुआ है? आईवीसी से शुरू करो। इंडस वैली सिविलाइजेशन में समाज कैसा है? समतामूलक समाज है। वैदिक सभ्यता में पशुपालन है और समतामूलक समाज है। लेटर वैदिक आते आते इस समाज में विषमतामूलक तत्व अस्तित्व में आ गए। ठीक, और 4 वर्ग या 4 वर्ण हमें दिखाई दिए। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उत्तर वैदिक काल से शुरू करो और हर्षवर्धन के काल तक, क्या तुम्हें पूरे इतिहास में राजपूत नाम का शब्द दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। तुम्हें किसको दिखाई दे रहा हो? क्षत्रिय। तो राजपूत शब्द की उत्पत्ति कब हुई है? जब उत्तर भारत में हर्षवर्धन के समय का अंत हुआ और एक नई जाति ने अपनी जगह बना ली। हर व्यक्ति, हर साम्राज्य, चाहे वो पाल वंश हो, चाहे प्रतिहार हो, चाहे राष्ट्रकूट हो, चाहे चालुक्यास हो, ये सब अपने आप को, चाहे परमार हो, चाहे चौहान हो, ये सब अपने आप को क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? कि हम सभी राजपूत वंश से संबंधित हैं। यानी हर्षवर्धन के बाद सबसे बड़ी जाति के रूप में हमारे सामने कौन सा वर्ग आएगा? इसीलिए 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का इतिहास सिर्फ और सिर्फ किसी और का नहीं बल्कि राजपूतों का है। समझ में आई बात? यानी 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी का जो भी इतिहास हम पढ़ रहे हैं, उसमें जो साम्राज्य के शासक हैं वो कौन है? राजपूत है। मेरी बात समझे? नहीं समझे? वो राजपूत ही होगा, अपने आप को राजपूत से ही हाँ, राजपुत्र। देखो, बेसिकली एक शब्द है राजपुत्र, और राजपुत्र से ही निकल के आया राजपूत। तो जो तुम कह रहे हो ना, वही चीज है।
जो सिंहासन बैठेगा वो अपने आप को राजपुत्र या राजपूत कहेगा। ये जाति आई कब, दिमाग में ये रखना, यानी हर्षवर्धन का जब उत्तर भारत में साम्राज्य का विघटन हो रहा है उसके बाद ये जाति भारत में दिखाई देगी। और कितने साल तक शासन करेगी? लगभग 500 साल तक, 7वीं से लेकर 12वीं तक। समझ गए? अब जब राजपूत हैं तो राजपूत अपने आप को क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करने के लिए अपनी उत्पत्ति के सिद्धांत को प्रतिपादित करेंगे। अचानक से राजपूत कहां से आ गए? तो इतिहासकार दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। किसको लेकर? ओरिजिन ऑफ राजपूत को लेकर। एक कहेंगे कि ये देसी हैं और दूसरे कहेंगे ये विदेशी हैं। क्या भारत में राजपूत पहले से थे? अगर ये साबित कर देंगे तो देसी राजपूत कहलाएंगे कुछ इतिहासकार। अगर इन्होंने विदेशी साबित कर दिया तो कहेंगे कि नहीं, बाहर से आए, ये आक्रमणकारी के रूप में आए तो भारत में रच बस गए। मेरी बात समझे? तो पहले हम प्रतिहार वंश को पढ़ने से पहले थोड़ा सा राजपूत की बैकग्राउंड ब्रीफिंग चेक कर ले रहे हैं, ठीक है? अगर पूछा जाए राजपूत की उत्पत्ति, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत पर दो मत हैं। एक, कुछ इतिहासकार देसी मत बता रहे हैं और दूसरा विदेशी मत। देसी मत को मानने वाले दो इतिहासकार, एक हैं गौरी शंकर ओझा और दूसरे हैं सीडी वैद्य। नाम नहीं भी याद रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इन दो इतिहासकारों के अनुसार राजपूत भारत के ही थे, ठीक है? विदेशी मत को मानने वाले कर्नल टाड, कर्नल स्मिथ, आरजी भंडारकर। इनके अनुसार राजपूत भारत से बाहर से आए और भारत की भूमि पर रच बस गए। मेरी बात समझे? ये कौन है कहेंगे? ये कर्नल टाड, कर्नल स्मिथ और आरजी भंडारकर। इनके अनुसार क्या है कि जो भी बाहर से भारत में विदेशी आक्रमण हो रहे थे, चाहे यवन हो, चाहे शक हो, चाहे पहलव हो और चाहे कुषाण हो, और उसके बाद जो हूणों का आक्रमण आया, ये सब भारत की भूमि पर रहने के बाद इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और एक नई संकर प्रजाति का जन्म हो गया, जिसे क्या कहा जा रहा है? ये हम नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? ये इतिहासकार। और इतिहासकारों का ये वर्ग क्या कह रहा है? कि भारत के ही राजपूत हैं। मेरी बात समझे? तो अगर ये इतिहासकार देसी मत को प्रतिपादित कर रहे हैं तो इसके पीछे का आधार भी तो कुछ होगा ना। आधार समझो। ऐसा हुआ था, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चंद्रबरदाई। ये कौन है? चंद्रबरदाई हैं पृथ्वीराज चौहान के राजकवि, ठीक है? इनकी किताब का नाम है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने कहा कि माउंट आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने, किसने? ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन कराया। पल्ले पड़ रहा है? यज्ञ का आयोजन कराया। इस यज्ञ के आयोजन में अग्निकुंड से 4 जातियां निकलकर आई, और ये 4 जातियां कोई और नहीं बल्कि राजपूतों की 4 अलग अलग कैटेगरी है। ये कौन बोल रहा है? पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई ने अपनी किताब पृथ्वीराज रासो में क्या कहा कि माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ ने एक यज्ञ का आयोजन कराया और उस अग्निकुंड से 4 विभिन्न प्रकार के राजपूतों का जन्म हुआ। याद कौन करोगे? जैसे एक है चंदेल, दूसरे हैं चालुक्य, तीसरे हैं परमार और चौथे हैं प्रतिहार। आज का टॉपिक किस पर डिपेंड करेगा? मेरी बात समझे? तो सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत कौन से हैं? इन चारों में से सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है?
जिसका इतिहास आज हमको पढ़ना है। हाँ, गुर्जर मतलब अभी बताएंगे साहब। गुर्जर जाति है और प्रतिहार उनके आगे नाम का एक सफिक्स है। ये सफिक्स जोड़ने के पीछे भी एक कारण है, बताएंगे। ये बात समझ में आया? याद कैसे करोगे कि सिर्फ 4 जातियां ही राजपूत की निकली अग्निकुंड से? अभी याद हो जाएगा, कल इस 4 ऑप्शन में गहड़वाल भी आ जाएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी जाति अग्निकुंड से प्रतिपादित नहीं हुई? तो ऑप्शन क्या होगा? याद कैसे करोगे, दिमाग लगाओ। हाँ, पापा चाचा, पी फॉर परमार, पी फॉर प्रतिहार, सी फॉर चालुक्य, सी फॉर चंदेल। तो पापा चाचा के अलावा अग्निकुंड से और कोई नहीं निकला है। बात समझ गए? इनका सिद्धांत ये कहां से निकले? अग्निकुंड से। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन से हैं? प्रतिहार, जिन्हें इतिहास में गुर्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। क्यों बताएंगे, अभी बताएंगे प्रतिहार क्यों जोड़ा गया। याद है, समझ में आ गया? पक्का? और दूसरा विदेशी मत क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं कि विदेशी आक्रांता थे, भारत में युद्ध और आक्रमण करने के लिए आए, लेकिन भारत की भूमि में ही रच बस गए। हमें किसको लेके चलना है? नहीं समझे? पूछा जाएगा सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन है इसमें से? ये प्रतिहार। बाकी सभी कभी ना कभी प्रतिहारों के सामंत रहे थे, और जब प्रतिहार कमजोर होने लगे तब इन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। यहां तक मेरी बात समझ पाए? पक्का? पक्का? टाइम पीरियड क्या है प्रतिहारों का? 736 से 1030। आगे क्या लिखोगे? अप्रॉक्स। क्यों? क्योंकि बड़ा उथल पुथल का काल था ये। इसमें इतिहासकारों के मध्य हमेशा टाइमलाइन को लेकर विवाद चलता रहा। गोपाल का टाइम पीरियड क्या है, पालवंश के शासक का, नहीं पता हमको। अनुमान के आधार पर यह बताया गया कि इतना टाइम पीरियड किसने बिताया? प्रतिहारों ने। ठीक है, इनकी लोकेशन देखो क्या है। यानी पहली बात, अगर प्रतिहारों की बात करें तो इनका जो ओरिजिन है राजस्थान, ठीक, थोड़ा हिस्सा मालवा, राजस्थान, मालवा, फिर कन्नौज, कन्नौज से बिहार। यानी लगभग इतने बड़े साम्राज्य में प्रतिहारों ने शासन किया। कौन कौन सा साम्राज्य क्षेत्र? राजस्थान, ठीक, दूसरा मालवा, यूपी यानी कन्नौज, और थोड़ा सा हिस्सा बिहार का। ठीक है ना? ये प्रतिहार यहां पर शासन कर रहे थे और बार बार कन्नौज को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है इनका? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर क्या है इनकी जाति। प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक। किसके, किससे रक्षा? नेट ऑन करो, दिखाएं। कौन सा है ये?
क्यों नहीं आ रहा भाई? खुल जा यार। हाँ, इमेज खुल नहीं रही है। हाँ, खुल गया। देखो भाई, ये है प्रतिहारों का किंगडम। एयरटेल। कहाँ जाना है? हैं? जाओ जाओ, मामी को तुम सेवा करो मामी की। जाओ जाओ जाओ। हैं? 2 साल और ना आए कह दो। जाओ। क्यों नहीं खुल रहा है यार? हम्म। देखो, ये है प्रतिहारों का किंगडम एक्सपेंशन। ठीक है, कहाँ से? देखो पूरा है ना, गुजरात, राजस्थान, मालवा, कन्नौज और पूरा बिहार। अब इनको प्रतिहार क्यों कहा जा रहा है? दिमाग लगाओ, ये किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो ये जो भी अरब आक्रमण होगा मध्य एशिया से, उसको भारत में आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली शासक हैं। और जब इनकी शक्ति कम होगी तो एक शासक है जिसका नाम राजपाल है, इसके शासनकाल में महमूद गजनबी कन्नौज की ओर अटैक करेगा इन 1018। इसके पहले महमूद गजनबी ने कई बार कोशिश की, लेकिन प्रतिहार की जो बाउंड्री है, प्रतिहार की जो दीवार है, उसको लांघ नहीं पाए। इस वजह से इनको क्या कहा गया? और इस कारण प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण के वंश का मानते हैं। मेरी बात समझे? क्योंकि लक्ष्मण ने भी एक दीवार की तरह काम किया था। किसके लिए? किसके लिए? माता सीता के लिए। लक्ष्मण रेखा खींची थी, रावण क्या फान पाया था उसको? नहीं पाया। तो वो दीवार है लक्ष्मण, इसलिए क्या मान रही है अपने आप को? लक्ष्मण के वंशज। मेरी बात समझे? तो आज हमको यही सब चीजें देखनी है। आगे बात पक्का? ये लोकेशन याद रखना जो इनका किंगडम है। अब आओ इतिहास जानने के स्रोत। किसके? प्रतिहारों के। तो पहला कौन सा? पुरातात्विक, और दूसरा साहित्यिक स्रोत।
ठीक है, तो पहला पुरातात्विक स्रोत क्या है? ग्वालियर ताम्रपत्र। दूसरा है ओहल अभिलेख, ये किसका है? पुलकेशिन। एक और है जिसे बोलते हैं घटियाला अभिलेख। ग्वालियर ताम्रपत्र मिहिर भोज का है। मिहिर भोज कौन है? प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा। ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। घटियाला अभिलेख किसका है? कुक्कुक, ये राजा का नाम है। समझ गए? इसके बारे में पता है, इसके बारे में पता है, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता, अभी बताते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत पे देखें तो पहली तो वही दिख गई, कौन सी? चंद्रबरदाई। जिक्र हो रहा कि नहीं हो रहा है? दूसरा ह्वेनसांग की सियूकी। सियूकी में ह्वेनसांग प्रतिहारों को कोचेलो के नाम से संबोधित कर रहा है। मतलब जो सियूकी में ह्वेनसांग ने कोचेलो शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वो गुर्जर प्रतिहार की बात कर रहा है। पक्का समझ गए? एक और किताब है, कौन सी है, जिसमें गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी मिल रही है? एक कल्हड़ है। कल्हड़ कश्मीर के कवि हैं और इन्होंने किताब लिखी है रास तरंगणी। इस किताब के माध्यम से भी हमें गुर्जर प्रतिहार के राजवंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। मेरी बात समझे? तो पुरातात्विक स्रोत में ग्वालियर का ताम्रपत्र मिहिर भोज ने लिखा है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। घटियाला अभिलेख कुक्कुक, ये राजा प्रतिहार वंश का राजा है, जिसमें हमें यह पता चल रहा है कि प्रतिहार वंश कहां से कहां तक स्थापित था, उसका साम्राज्य विस्तार और इसके शासकों की वंशावली। ठीक है, आ जाओ पहले घटियाला अभिलेख के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये पहली बार सुना होगा ना? ठीक, तो अगर पूछा जाए घटियाला अभिलेख कहां पर है, तो राजस्थान के जोधपुर में स्थित है। इस अभिलेख को किसने लिखवाया? कुक्कुक, ये प्रतिहार वंश का शासक है। ठीक, लिखवाया कुक्कुक ने, लिखा किसने? मात्र रवि ने। राजा सिर्फ आदेश देगा ना लिखने का, लिखेगा कौन? मात्र रवि। और सबसे पहली बार पढ़ा इसने कृष्णेश्वर ने। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये घटियाला अभिलेख की जो तिथि है वो 861 एडी की है। ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। घटियाला अभिलेख कहां पर है? जोधपुर। इसमें तिथि का अंकन क्या है? 861 एडी का। किसने लिखवाया? प्रतिहार शासक कुक्कुक ने। किसने लिखा? मात्र रवि ने। और इसको सबसे पहले किसने पढ़ा? कृष्णेश्वर से। क्या जानकारी दे रहा है? किसकी? तो आप बताएंगे प्रतिहार वंश की जानकारी हमें मिल रही है। और इसके अनुसार प्रतिहार की दो शाखाएं बटी हुई थी। एक है मंडौरा के प्रतिहार और दूसरे हैं भनीवाल के प्रतिहार। ठीक है, पक्का? और मंडौरा के जो प्रतिहार हैं उसका पहला शासक इसने हरीशचंद्र नामक व्यक्ति को बताया है। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। समझ गए? क्या क्या? घटियाला अभिलेख की तिथि 861, कहाँ पर है? किसने लिखवाया? किसने लिखा? और किसने पढ़ा? ठीक है, किसके बारे में जानकारी? प्रतिहार वंश दो भागों में बटा हुआ, एक शाखा मंडौरा की है, दूसरी दोनों राजस्थान में है। ठीक है, और इसका पहला शासक क्या बताया गया? हरीशचंद्र। ठीक है, पक्का? अब आ जाओ
समझ गया ना ये चीज? सॉरी, 1 2 3, 3 अभिलेखों के माध्यम से हमें प्रतिहार वंश की जानकारी मिल रही है और 3 साहित्य के माध्यम से हमें प्रतिहार वंश की जानकारी प्राप्त हो रही है। ठीक, अब प्रतिहार है क्या, तो आ जाओ। तो क्या लिखेंगे? राजनैतिक इतिहास। तो मंडौरा सॉरी घटियाला अभिलेख के अनुसार पहला शासक कौन है? हरिश्चंद्र। लेकिन क्या ये सच में शासक है या नहीं है, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। वास्तव शासक अगर पूछा जाए, पहला संस्थापक, तो हम बताएंगे नागभट्ट फर्स्ट। मेरी बात सुनो, ऑप्शन में अगर हरिश्चंद्र आए तो लगा देना, हरिश्चंद्र आए तो नागभट्ट फर्स्ट। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 736 से 756। ठीक है, तो पहला शासक कौन है? नागभट्ट। नागभट्ट के बाद 2 छोटे राजा आए, एक है कुक और दूसरे हैं देवराज, जिनके बारे में इतिहास मौन है, कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। इस देवराज का पुत्र है वत्सराज। बात समझ गए? वत्सराज कौन है ये? हाँ, त्रिपक्षीय संघर्ष को शुरू करने का श्रेय किसको गया? वत्सराज को। ठीक, इसका टाइम पीरियड है 770 से 805। जिसका इंपॉर्टेंट वही लिखवा रहे हैं। ठीक है, वत्सराज के बाद शासक बना नागभट्ट सेकंड। ठीक, उसके बाद एक शासक है रामभद्र। रामभद्र का लड़का मिहिर भोज, सबसे शक्तिशाली राजा। किसका? प्रतिहार वंश का। ठीक है, मिहिर भोज के बाद शासक बना महेंद्रपाल। इसके बाद मिहिरपाल। मिहिर के पाल के बाद छोटे मोटे राजा विनयपाल, राजपाल, देवपाल। नहीं पढ़ना है। देवपाल के बाद नहीं, हाँ, विनयपाल, देवपाल, और ये कौन है यार? महेंद्रपाल सेकंड। ठीक, नहीं पढ़ना है। महेंद्रपाल के बाद राज्यपाल। राज्यपाल के बाद त्रिलोचनपाल, और त्रिलोचनपाल के बाद सबसे आखिरी शासक यशपाल। क्या दिख रहा है? हाँ, ठीक। मेरी बात समझे? ये आपकी सूची है किसकी? प्रतिहार राजाओं की, जिसका संस्थापक, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है। तो वास्तविक संस्थापक, वास्तविक नहीं, संस्थापक किसको मानेंगे? नागभट्ट। नागभट्ट के बाद 2 छोटे छोटे राजा आए जो 14 वर्ष के बीच में रहे, यानी 756, और ये क्या है 770। तो 56 से 70 के बीच कौन रहा? यह कुक और देवराज। देवराज का पुत्र कौन है? ये है वास्तविक संस्थापक। जी नहीं, नागभट्ट संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक ये है। क्यों? क्योंकि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में जब भाग लिया तो अपनी शक्ति को काफी ज्यादा इसने बढ़ा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट नागभट्ट सेकंड, रामभद्र। रामभद्र के बाद सबसे इंपॉर्टेंट राजा मिहिर भोज। मिहिर भोज के बाद महेंद्रपाल। महेंद्रपाल के बाद मिहिरपाल। ये हैं फिर राज्यपाल, त्रिलोचनपाल और यशपाल। और यशपाल एक अंतिम शासक था। इसके बाद कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासन खत्म हो गया और चंदेल वंशों का, सॉरी चंदेल कह रहे हैं, गहरवाल वंश का
शासन स्थापित हो गया, जिसके पहले राजा चंद्रदेव थे। तो यशपाल को हराया किसने? गहलवाल नरेश चंद्रदेव ने, और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मेरी बात समझे? क्या क्या पढ़ना है तुम्हें? सिर्फ इसके बारे में जानकारी हो, इसके बारे में जानकारी हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में, कुछ नहीं। मिहिर भोज के बारे में, महेंद्रपाल के बारे में, मिहिरपाल के बारे में काट दो। राज्यपाल के बारे में पहला आक्रमण महमूद गजनवी का, त्रिलोचन पाल और यशपाल। ठीक है, एक एक करके लाते हैं, याद कराने की जिम्मा मेरा। ठीक है, एक बार वीडियो देख लेना, इसकी रिपीट याद हो जाएगा। तो पहला हरिश्चंद्र छोड़ दो, दिमाग से हटा दो। दूसरा पहला कौन बचा? नागभट्ट फर्स्ट। लेकिन हरिश्चंद्र कोई थे, ये तुम्हारे मन में होना चाहिए कि प्रतिहार वंश का जो पहला शासक है वो कौन है? हरिश्चंद्र। इसका टाइम पीरियड 736 से 756। ये कौन है? राजकोट वंश का, सॉरी राजकोट के प्रतिहार वंश का संस्थापक। ठीक है, इसको क्या कहा गया? म्लेच्छों का नाशक बताया गया। किसमें? ग्वालियर ताम्रपत्र में। क्या कहा गया? म्लेच्छ कौन है ये? पिछली क्लास से याद करो, म्लेच्छ किसको कहा जाता था? याद करो, सिर्फ यवन को ना बोलो। व्रात क्षत्रिय कौन है? व्रात क्षत्रिय ये कौन है? कोई है? कौन है? जो बाहर से आए। क्षत्रिय में नहीं रख सकते थे, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अगर इनको क्षत्रिय में रखते तो क्षत्रिय गुस्सा जाते, इसलिए इनको क्या कहा गया? और कुछ ने कहा क्या? म्लेच्छ। तो ये विदेशी आक्रमणकारियों का नाशक था। कौन है? नागभट्ट सेकंड। याद रखोगे पक्का? इसके बाद और कुछ मत याद रखो, बस टाइम पीरियड रखना है 736 से 756, और प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट फर्स्ट। और चीज अगर याद रखनी हो तो याद रखना, ये दुंती दुर्ग कौन है? कौन है दुंती दुर्ग? राजकोट वंश का संस्थापक है। दुंती दुर्ग ने नागभट्ट फर्स्ट को परास्त कर दिया था। तो दुंती दुर्ग और नागभट्ट के बीच एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध में दुंती दुर्ग जीत गया, नागभट्ट हार गया। बस इससे ज्यादा मत याद रखना। दूसरा शासक तो कुक और देवराज हटा दो, तीसरा कौन बचा? वत्सराज। जितना कह रहे हो उतना ही पढ़ लेना बस, ठीक है, क्योंकि इतने राजा हैं, कैसे याद करोगे यार। और यूपीएससी में सिर्फ प्राचीन भारत थोड़ी ना पूछा जाएगा, क्या क्या पूछा जाएगा? दुनिया भर की चीजें पूछी जाती हैं, है ना। तो कभी राजा का क्रम नहीं पूछा जाएगा प्राचीन में, राजाओं का क्रम पूछा जाएगा या तो कहाँ पर, या तो मध्यकाल में, या अंग्रेजों के गवर्नर जनरल या वायसराय, इनका क्रम पूछते हैं। कभी राजाओं का क्रम, या तो बहुत प्राचीन पूछेंगे, हर्यक वंश को लगा दो कि, हाँ पेशवा पूछते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट है। देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री इसीलिए इसमें नहीं पूछी जाती एंशिएंट में, क्योंकि ये पूरे साल कह रहे हैं, अपने पूरे जीवन में क्या करेंगे? युद्ध ही युद्ध करेंगे। कितने युद्ध याद कर लोगे? तो ये चीज़ यूपीएससी भी जानती है कि इतना संभव नहीं है। एक मानव मस्तिष्क के लिए ये सब चीज़ें याद रखना आसान नहीं है, ठीक है। तो दूसरा कौन है? वत्सराज, जिसका टाइम पीरियड 770 से 805। यही है वास्तविक संस्थापक। इसने क्या किया? कन्नौज के लिए होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष को स्टार्ट कर दिया। याद आया? ये बैठा है वत्सराज, कहां पर? मालवा या राजस्थान। ये बैठा है और यहां पर जाएगा कहां पर? कन्नौज। कन्नौज में 2 भाई हैं, इंदिरा युद्ध और चक्रा युद्ध।
चक्रायुध को गद्दी पे बैठाएगा और इंद्रयुध को बैठाएगा और चक्रायुध को हटा देगा। जैसे ही चक्रायुध गद्दी से उतरेगा, ये पाल वंश का कौन है यहाँ पर? धर्मपाल। धर्मपाल निकल जाएगा किधर? कन्नौज के लिए, और चक्रायुध को बैठाने का प्रयास करेगा, लेकिन वत्सराज धर्मपाल को भी हरा देगा। अब धर्मपाल हार गए और चक्रायुध हार गए, यानी मजबूत कौन हुआ? प्रतिहार। इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। मेरी बात समझे? इसके बाद की कहानी क्या होगी? धर्मपाल अपनी सहायता मांगने के लिए किधर आएगा? राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूट में इस समय कौन है शासक? ध्रुव। ध्रुव और धर्मपाल मिलेंगे, कन्नौज जाएंगे, कन्नौज में चक्रायुध को गद्दी, इंद्रयुध को गद्दी से उतार देंगे और चक्रायुध को गद्दी पर बैठा देंगे और वत्सराज को भी हरा देंगे। मेरी बात समझे? इस वजह से वत्सराज वास्तविक संस्थापक के रूप में प्रतिहार वंश में उभर कर सामने आ गया। ठीक, याद रखोगे? इससे ज्यादा वत्सराज के बारे में कुछ भी मत याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो कौन है? नागभट्ट सेकेंड। बस इतना याद रखना कि त्रिपक्षीय संघर्ष में जब वत्सराज हार गया ना, तब उसका बेटा नागभट्ट सेकेंड कहां कूद गया? त्रिपक्षीय संघर्ष में, है ना? और जैसे कूदा इसको जीत भी गया। तो जो वत्सराज हारा, अपने पापा का बदला इसने दोबारा कन्नौज की त्रिपक्षीय संघर्ष में कूदकर ले लिया। नागभट्ट सेकंड जीत गया, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज है। देखो, एक बार ये हो सकता है कि कई इतिहासकारों में मतभेद हो कि वत्सराज जीता, ध्रुव जीता या धर्मपाल जीता। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के पहले चरण में किसकी जीत हुई, ये एग्जैक्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये श्योर है कि नागभट्ट सेकेंड त्रिपक्षीय संघर्ष में कूदा था और वास्तव में वो जीता भी है, ये श्योर है। सारे इतिहासकारों में एक मत है कि नागभट्ट सेकेंड की जीत त्रिपक्षीय संघर्ष से हुई थी। समझ गए? पक्का? नागभट्ट सेकेंड के बाद रामभद्र। ये कौन है? ये नागभट्ट सेकेंड का बेटा है। इसका टाइम पीरियड सिर्फ 3 साल का। कितने साल का? 3 साल का। 3 साल में ये पूरे वर्ष चालुक्य शासकों से लड़ता रहा, चंदेल शासकों, चालुक्य शासकों से लड़ता रहा। तो सिर्फ पूरे 3 साल इसने क्या की? लड़ाई की। लड़ाई करने के बाद ये याद नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद कौन शासक है? मिहिर भोज, प्रतिहार का सबसे शक्तिशाली राजा। समझ गए? टाइम पीरियड 836 से 885। कितने साल? लगभग 49 साल, है ना? अब दिमाग लगाओ, अगर हम ये बोलें तुमसे कि मिहिर भोज 850 ईस्वी तक क्या काम ने? जितने भी युद्ध लड़ा देवपाल के खिलाफ, वो सब हार गया। यानी पाल और प्रतिहार के मध्य जो भी लड़ाई हुई, उसमें पाल का जो रिप्रेजेंटेशन किया वो किसने किया? देवपाल ने। और प्रतिहार का मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज प्रत्येक युद्ध में हार गया। कब तक? जब तक 850 का समय नहीं आया। क्यों? बताएंगे ना। हारा है, छोड़ दिया गया, मारा नहीं गया। हाँ, 14 साल तक हारा है। 836 में गद्दी पे बैठा और 850 तक इसने हर प्रत्येक प्रयास किया पालों को हराने के लिए, लेकिन इसके सारे प्रयास क्या हो गए? असफल हो गए। कौन जीता? क्यों? ऐसा क्यों?
देवपाल जीत गया है। हाँ याद करो, पाल वंश का सबसे मजबूत शासक कौन है? देवपाल। और देवपाल का टाइम पीरियड क्या है? देवपाल का टाइम पीरियड क्या है? गोपाल का टाइम पीरियड बताओ, पाल वंश के संस्थापक का। ये कल की क्लास की बात है। 450 से 770। इसके बाद कौन बैठा शासक? धर्मपाल। क्या टाइम पीरियड है? 770 से 800। तीसरा शासक कौन है? क्या टाइम पीरियड है? 810 से 850। याद आया? क्योंकि देवपाल का टाइम पीरियड 810 से 850 है और सबसे शक्तिशाली शासक ये है। इस वजह से जब तक 850 नहीं आएगा देवपाल की मृत्यु नहीं होगी, मिहिर भोज लगातार हारेगा। ठीक। और 850 के बाद मिहिर भोज को मौका मिला और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। ठीक है, तो जो साम्राज्य तुमने देखा था वो किसका साम्राज्य है? मिहिर भोज का। नहीं समझे? कहां से कहां तक? तो मिहिर भोज ने साम्राज्य विस्तार किया, वो कहां से कहां तक? बिल्कुल, राजस्थान का इलाका, मालवा का इलाका, कन्नौज यानी यूपी का इलाका और बिहार का इलाका। इतने बड़े साम्राज्य पर मिहिर भोज ने युद्ध किए और अपने साम्राज्य में इनको मिला लिया। इस वजह से सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रतापी राजा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसने स्थापत्य में भी योगदान दिया अपना। ठीक, तो तुम देखना जाके तैली मंदिर। तैली मंदिर कहां पर है? ग्वालियर में है। तो तैली मंदिर का निर्माण किसने कराया? मिहिर भोज ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। 50, क्योंकि 50 तक तो वो बेचारा हार रहा है, उसके अपने साम्राज्य का ही भरोसा नहीं है कब वो हरा दिया जाए। तो पहला तैली मंदिर का निर्माण किसने कराया? मिहिर भोज ने। कहाँ कराया? मिहिर भोज ने ही ग्वालियर ताम्रपत्र लिखाया। याद आया? अभी लिखा था मिहिर भोज, जिसमें उसने अपनी विजयों की चर्चा की है। समझ गए? पक्का? तो मिहिर भोज के बारे में उसका टाइम पीरियड याद रखना। शुरुआत में वो हारा है, उसके बाद इसने साम्राज्य विस्तार किया है। एक चीज और, मिहिर भोज से पहले जितने भी शासक थे, चाहे वो हरीशचंद्र हो, चाहे नागभट्ट फर्स्ट हो, चाहे कुक या देवराज हो, चाहे वत्सराज हो, चाहे नागभट्ट सेकंड हो, या चाहे रामभद्र हो, ये सभी शासक प्रतिहार वंश की राजधानी मंडौरा को बनाए हुए थे। मंडौरा यानी राजस्थान के पास जोधपुर। तो प्रतिहारों की शुरुआती राजधानी कौन सी है? मंडौरा। मिहिर भोज शासक बना, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसने अपनी राजधानी मेड़ात बनाई। मेड़ात, मेड़ात, ठीक है? मेड़ता है मेड़ात, देखो या मेड़ता है कि मेड़ात है? मेड़ता है सर। मेड़ात, मेड़ता, मेड़ात होगा। हाँ मेड़ात ही होगा, चलो चेक कर लेना। मेड़ात बनाई, यानी मंडौरा से राजधानी ट्रांसफर किसने की? और थोड़ी दिन बाद इसने मेड़ात से भी अपनी राजधानी कहाँ बना दी? कन्नौज। तो मंडौरा से राजधानी ट्रांसफर किसने की? प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने। बात समझ गए? पक्का? मंडौरा याद रखोगे, है ना? जैसे राष्ट्रकूटों की पहली राजधानी कौन सी थी? हाँ, कोई नहीं थी ना राजकूट की। राजकूट तो बिना राजधानी के काम कर रहे थे। मुंगेर,
मुंगेर पाल वंश की राजधानी है भाई। मयूर खड़ी, नहीं पढ़ा था? मयूर खड़ी से बाद में मान्यखेत। मयूर खड़ी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और मान्यखेत कहाँ पर है? कर्नाटक। ट्रांसफर किसने किया राजधानी? राजकोट किस शासक ने की थी? ऑप्शन ऑप्शन थोड़ी ना मिलते हैं। चलो, मिहिर भोज ने कहा मंडौरा से राजधानी कहाँ ट्रांसफर की? मेरठ। मेरठ से कन्नौज। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मिहिर भोज के बाद कौन कौन बचा? मिहिर भोज के बाद महेंद्र पाल है। हाँ हाँ, तो यार एक नाम हो सकते हैं मेरे भाई। क्या मुस्कान सिर्फ एक ही इस दुनिया में? बहुत लोग होंगे। महेंद्र पाल, ठीक। महेंद्र पाल के बारे में देखना, याद रखना कौन है ये? तो मिहिर भोज का पुत्र है और उत्तराधिकारी है, ठीक है। मिहिर भोज द्वारा बनाए गए साम्राज्य को इसने बढ़ाया नहीं, बल्कि सिर्फ बनाए रखने का प्रयास किया। युद्ध वुद्ध नहीं किए। इसने क्या किया? जो पापा छोड़ गए उसी को संजो कर रखा, ना ही उसमें विस्तार किया, ना ही उसको कम करने का प्रयास किया, ना ही घटने दिया, ठीक है। महेंद्र पाल के बारे में बस एक चीज याद रखना कि इसके शासन काल के अंतिम दिनों में इसके दरबार में एक कवि आया जिसका नाम राजशेखर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये राजशेखर। बहुत विद्वान था। इसकी किताबें हर 2 या 3 साल में मैचिंग करने के लिए पूछी जाती है। तो राजशेखर किसके दरबार में आया? महेंद्र पाल। कुछ साल महेंद्र पाल के दरबार में रहेगा, फिर महेंद्र पाल गद्दी से हटेंगे, इसका बेटा आएगा महीपाल। और महीपाल के भी राज को ये सुशोभित करेगा। तो राजशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2 राजाओं का कार्यकाल देखा। पहला महेंद्र पाल, दूसरा अपने जीवन की शुरुआत कहाँ की इसने, और जीवन का अंत किसके साथ किया? समझ गए? राजशेखर नाम याद रखोगे। इनकी किताबें देखो कौन कौन सी हैं। पहली है कर्पूर मंजरी, पेपर उठा के देखना। पहली किताब कर्पूर मंजरी। दूसरी है इसकी बाल रामायण। तीसरी है बाल भारत। चौथी है भुवन कोश। पांचवी है विद्वशाल भंजिका। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5। ये किताबें याद रखना। पांचों किताब किसने लिखी? किसने लिखी? राजशेखर ने। कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, विद्वशाल भंजिका, ठीक है। ये याद रखना। ये हर साल, हर 2 साल में मैचिंग कराने पूछा था। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है? ऑप्शन में 4 होंगे, राजशेखर भी होंगे। बाल रामायण, बाल भारत, एक और है छठी काव्य मीमांसा। ये 6 किताबें आपको याद होनी चाहिए। किसके द्वारा लिखी गई? राजशेखर, ठीक है। फिर इसके बाद महेंद्रपाल के बाद महीपाल। महीपाल के बारे में कुछ मत याद रखना, बस यह याद रखना कि राजशेखर को इसने प्रश्रय दिया। मेरी बात समझे? हाँ, महेंद्रपाल से महीपाल। महेंद्रपाल, हाँ, महेंद्रपाल से महीपाल। महेंद्रपाल पापा है, महीपाल बेटा है। जब इसका अंतिम समय चल रहा था तब आया राजशेखर इसके दरबार में, प्रश्रय मिला। उसके बाद इसके बेटे ने भी उसको प्रश्रय दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट महीपाल के बाद कौन आया गद्दी पर? बस बकवास बकवास राजा। उसके बाद राजपाल। वो 3 भूल जाना, ये वाले जो बताए थे हमने, बस तुम्हें याद होना चाहिए। बाकी इसके बारे में कुछ याद करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। ये वाले 1 2 3 कुछ नहीं पता। इसके बाद कौन आएगा? तो राज्यपाल ही आया ना। राज्यपाल,
टाइम है 1018, और इसके टाइम पर महमूद गजनवी ने कहां पर आक्रमण किया? कन्नौज पर। ये याद रख, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कब किया आक्रमण? थोड़ी कहानी सुनो। जब कन्नौज पर आक्रमण हुआ किसका? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के आक्रमण से राजपाल डर गया और भाग गया। यानी सामना नहीं कर पाया किसका? इसका क्या मतलब है? प्रतिहार वंशों में ये कमजोर शासकों की श्रेणी शुरू हो चुकी है। तभी महमूद गजनवी कहां तक आ गया? अभी तक कन्नौज नहीं आ पा रहा ना, मेरी बात समझ लो। कन्नौज आया और ये भाग गया। जैसे ही भागा, एक गहड़वाल नरेश हैं गंडदेव, इन्होंने अपने पुत्र विद्याधर देव को आदेश दिया कि जाओ और राज्यपाल को मार दो, क्योंकि भारत की भूमि में डरपोका का कोई स्थान नहीं है। तो गंडदेव ने आदेश किसको दिया? अपने पुत्र विद्याधर देव को। किस चीज के लिए? राज्यपाल को मारने के लिए। राज्यपाल को इसने मार भी दिया। अब राज्यपाल मर गए, कौन आया गद्दी पर? त्रिलोचन पाल। ये भी कैसे होंगे? कमजोर होंगे। इनके काल में भी महमूद गजनवी कहाँ आया? फिर आया भारत। और भारत में कहा? फिर से कन्नौज। इस बार महमूद गजनवी से सामना तक नहीं किया इन्होंने। यानी त्रिलोचन पाल को सुनाई दिया कि गजनवी आ रहा है, और ये भाई साहब सामना तक नहीं किए। कैसे शासक हैं? तो तुम देखना इसके बाद क्या हो जाएगा। इसके बाद कौन है गद्दी पर? और यशपाल ही अंतिम शासक है। किसका? प्रतिहारों का। तो जो शासक कभी दीवार के रूप में काम कर रहे थे, अंतिम समय में क्या हो गई? वो दीवार ढह गई और भारत पर तुर्की आक्रमण लगातार होने लगे। बात समझे? यशपाल कौन है? अंतिम शासक। और यशपाल को गहड़वाल नरेश उसका, हाँ, तो जो इंपॉर्टेंट होगा वही। अभी अभी मान लो कोई भारत पर आक्रमण करे तो संभल में करेगा कि दिल्ली करेगा? क्यों? हाँ, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद उज्जैन, उज्जैन के बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद अब आएगा समय दिल्ली का। तो दिल्ली का समय कब आएगा? 1206 से दिल्ली सल्तनत। अब शासन का मुख्य बिंदु कहां पहुंच जाएगा? कन्नौज से ट्रांसफर होके दिल्ली। कल की क्लास इसी से पर है। अब शुरू हो गया। अब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई होगी किससे? ये 4 साम्राज्य बताए, 4 राजपूत बताए थे, कौन कौन से? परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान है। चंदेल नहीं है। चंदेल लिखा था क्या? उसको सही कर लेना। पापा चाचा। चालुक्य चंदेल नहीं है, चौहान है। चौहान। चंदेल बता दिया था। फिर से देख लो यार, सही कर लो मेरे भाई, नहीं तो बाद में कहोगे। चौहान थे, ठीक है। तो 4 ये चौहान अब आने वाले समय में। और इसका सबसे प्रतापी राजा कौन है? पृथ्वीराज चौहान। उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तराइन का युद्ध लड़वाएंगे और मोहम्मद गौरी से एक बार जितवाएंगे और एक बार हरवाएंगे। और जब ये हारेंगे तब उसके बाद मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देगा। कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, सब ये वंशज हैं, ये सब वंशज हैं, ठीक है। कहाँ पे आ गए हम? लास्ट टॉपिक था ना, है? हाँ, यशपाल कौन है? अंतिम शासक है प्रतिहारों का। और गहड़वाल नरेश, इसको चंद्रदेव, जिसका नाम क्या है? चंद्रदेव हराएगा
और कन्नौज पर अधिकार कर लेगा। कन्नौज पर अब कौन सा वंश? गहरवाल वंश। यानी गहरवाल वंश कब अस्तित्व में आया? जब कन्नौज से प्रतिहार वंश का अंत हो गया। तो अंतिम शासक कौन है? पहला शासक कौन है? हरिश्चंद्र। वास्तविक शासक? और भी वास्तविक शासक? वत्सराज। ठीक है, ये सीक्वेंस याद रखना। मिहिर भोज के बारे में पढ़ लेना, महेंद्रपाल, राजशेखर, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो क्लास के मतलब वीडियो के अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और अगर अंदर से बहुत आया तो नहीं कर पाओगे। फिर कितनी चीज़ें याद रखोगे? यूपीएससी इंटेंशनली तुम्हें गलत क्वेश्चन नहीं करवाएगा। उसकी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतने क्वेश्चन आपको, इतनी चीज़ें आनी चाहिए। तो इतना चीज़ जान लो, बस खत्म हो गई बात। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग